हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके कारण हम लोग 1000 सब्सक्राइबर्स के बहुत ज्यादा करीब हैं। तो फिर जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करके इसे जल्दी जल्दी 1000 के टारगेट तक पहुंचा दें। चलिए आप शुरू करते हैं इश्क है मलंग मेरा का एपिसोड नंबर 19। प्रार्थना ने जैसे ही ओमकार को देखा उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। प्रार्थना ने आज हल्के पीले रंग का सूट पहन रखा था जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। हालांकि प्रार्थना बहुत सिंपल रहती थी, फिर भी उसकी खूबसूरती ओमकार को इफेक्ट करती थी। प्रार्थना ने कसकर शिव को खुद से चिपका लिया। वहीं ओमकार ने अगले ही पल उस चोर का कॉलर पकड़कर खड़ा किया और बोला, पर्स वापस दे। चोर ने अपनी जेब में से प्रार्थना का सामान निकालकर उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, पर्स तो मैंने फेंक दिया। प्रार्थना ने कांपते हाथों से अपना सामान ले लिया जिसमें कुछ पैसे और कुछ पर्चियां थी, शायद किसी बिल की या फिर कोई टिकट वगैरह। ओमकार ने उस चोर के कॉलर को हिलाते हुए कहा, अगली बार दिख मत जाना वरना तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ। चोर ने डरते हुए ओमकार को देखा और पलकें झपकाई क्योंकि वो शायद जानता था ओमकार कौन है। ओमकार उसे सुलगती हुई आंखों से देखता रहा और उसने आंखों ही आंखों में वहाँ से उसे जाने का इशारा किया और वो चोर वहाँ से भाग गया। उसके जाते ही प्रार्थना ने हल्का सा नजर उठाकर ओमकार को देखा और बिना आवाज के धीरे से बोली, थैंक यू। इतने में शिव ने हल्का सा मुस्कुराकर ओमकार के पास आया और बोला, थैंक यू, वैसे तुम नहीं आते तो मैं भी उस चोर की चटनी बना देता। ओमकार ने एक नजर प्रार्थना को देखा और फिर पंजों के बल बैठकर शिव को देखकर बोला, इसमें दो राय नहीं है कि तुम उस चोर को पीट देते, लेकिन तुम्हें नहीं लगता तुम्हारा साइज अभी छोटा है? तुम अभी बहुत छोटे हो, थोड़े बड़े हो जाओ, उसके बाद आराम से पीटना, कोई मना नहीं करेगा। शिव ने अपना हाथ बढ़ाकर कहा, ठीक है, थैंक यू, मेरा नाम शिव है। ओमकार ने अपना बड़ा सा हाथ उसके छोटे से हाथ से मिलाते हुए कहा, मैं ओमकार हूँ। शिव ने कहा, ओ अच्छा, आप और मैं दोनों ही भोलेनाथ के भक्त हैं। ओमकार ने हाँ में गर्दन हिलाई। शिव ने अपना हाथ छुड़ाया और प्रार्थना के पास आकर बोला, चले। प्रार्थना ने हाँ में गर्दन हिलाई और शिव को लेकर वहाँ से जल्दी जल्दी जाने लगी। बेशक उसे पैसे भी मिल गए थे, लेकिन ओमकार जब उसके पास या सामने होता था तो वो खुद को डरने से रोक नहीं पाती थी। वहीं ओमकार प्रार्थना को जाते हुए देख रहा था। फिर मन ही मन बोला, उप्स, महादेव ने तो अपने मीठे का जुगाड़ कर ही लिया। चलो भाई, घर जाकर महादेव के लिए हलवा बनाता हूँ। ओमकार सीधा घर गया। उसके चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट थी। बार बार उसकी आंखों के सामने प्रार्थना आ रही थी। वो घर आया और आते ही हाथ धोकर किचन में लग गया। उसने महाकाल के लिए हलवे का प्रसाद बनाया और उसने प्रसाद कोई थोड़ा सा नहीं, बहुत सारा बनाया, इतना कि आरती में आने वाले सारे लोग खा सके। फिर उसने मोहल्ले की एक लड़की की मदद से उस प्रसाद को मंदिर में रखवाया और फिर महाकाल की आरती की। लेकिन आज शाम की आरती करते हुए ओमकार के चेहरे की मुस्कुराहट बहुत बड़ी थी, जबकि सुबह जब वो आरती कर रहा था तब उसका मन थोड़ा उदास था क्योंकि उसका ध्यान आरती में लग ही नहीं रहा था। महाकाल ने उसे ग्रीन सिग्नल दे दिया था, जिस वजह से वो बहुत खुश था। आरती करने के बाद उसने सबको हलवे का प्रसाद बांटा। वहीं मोहल्ले की काकी बोली, क्या बात है पंडित जी, आज कुछ है क्या जो आप मोहल्ले में हलवे का प्रसाद बांट रहे हो? ये सुनते ही ओमकार ने फिर से मुस्कुराकर महाकाल की ओर देखा और फिर काकी से कहा, वो क्या है ना, मुझे सपने में महादेव ने कहा कि मैं आज उनके लिए हलवे का प्रसाद बनाऊं, इसीलिए मैं उनके लिए हलवे का प्रसाद बना कर ले आया। काकी बोली, ये तो अच्छी बात है, भगवान करे महाकाल का आशीर्वाद तुम पर बना रहे। ओमकार ने सबको प्रसाद बांटने के बाद महाकाल की ओर देखा और बोला, जब ग्रीन सिग्नल दे ही दिया है तो कुछ भी करके टांका भी भिड़वा ही दो। वहीं दूसरी तरफ शाश्वत रात के 1 बजे चुपचाप अपने घर से बाहर आया और गाड़ी में बैठकर कहीं चला गया। वैदेही बालकनी में खड़ी हुई शाश्वत को देख रही थी और फिर मन ही मन गुस्से में खुद से बोली, चले गए अपने 1 इंच लंबी गर्लफ्रेंड के पास। मुझे समझ नहीं आता मेरी ही जिंदगी में ये सब क्यों हो रहा है। इतना कहकर वो अपने कमरे में आकर बैठ गई और तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। वैदेही ने अपना फोन देखा तो उसमें कनक नाम की लड़की का मैसेज था जिसमें लिखा था, मैं उज्जैन आ गई हूँ, कल मिले। वैदेही ने ना लिखकर रिप्लाई कर दिया। दूसरी तरफ शाश्वत ने गाड़ी सूर्यवंशी हाउस के बाहर रोकी, लेकिन फ्रंट साइड में नहीं, बैक साइड में। वो चुपचाप गाड़ी से उतरकर पीछे की दीवार कूदकर घर के पीछे वाले गार्डन में दाखिल हुआ। इस वक्त बस वो अपने पापा और भाई को देखना चाहता था कि आखिर घर में हो क्या रहा है। पिछले 4 साल से उसे घर की कोई खबर नहीं थी। बस इतना पता था कि उसका भाई किसी लड़की के चक्कर में पागल हो गया था। इससे ज्यादा उसे कुछ नहीं पता था।
उसने कई बार अपने पापा को कॉल किया, लेकिन संजय ने हर बार उसका कॉल कट कर दिया था। इसीलिए आज शाश्वत चुपचाप घर में आ रहा था। उसने जैसे ही बैक साइड में बनी हुई सीढ़ी पर कदम रखा, वैसे ही संजय की आवाज आई, खबरदार अगर तुम मेरे घर आए तो। ये सुनकर शाश्वत के कदम रुक गए। उसने हल्का सा पलटकर देखा तो संजय एक पेड़ के नीचे खड़ा हुआ था। संजय का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। शाश्वत बोला, पापा आप सोए नहीं? संजय ने गुस्से में कहा, तुम मुझे कब से पापा कहने लगे? मैं तो तुम्हारे लिए मिस्टर सूर्यवंशी हूँ ना। इस घर में तुम्हारा कोई हक नहीं है, और ये बात मैं तुम्हें उस दिन ही कह चुका था। चले जाओ मेरे घर से और वापस मत आना। शाश्वत एक कदम अपने पापा की ओर बढ़ा तो संजय ने उसे हाथ दिखाकर रोकते हुए कहा, जैसे आए थे वैसे चले जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शाश्वत थोड़ा सा इमोशनल हो गया और बोला, एक बार भाई जी से मिल लूं। संजय ने गुस्से में कहा, कोई जरूरत नहीं है, जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। जाओ वरना बॉडीगार्ड को बुलाकर धक्के देकर घर से निकाल दूंगा। जाओ यहाँ से। शाश्वत की आंखें लाल हो गई। बेशक 4 साल पहले कुछ भी हुआ हो, लेकिन अपने भाई और पापा के बिना तो वो भी नहीं रह सकता था। वो एक कदम और संजय की तरफ बढ़ा तो संजय ने कहा, एक और कदम मेरी तरफ बढ़ा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं पहले ही परेशान हूँ अपने बेटे की बीमारी को लेकर। तुम मुझे परेशान मत करो। जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। शाश्वत चले जाओ यहाँ से। शाश्वत ने अब अपने कदम पीछे ले लिए और अपने इमोशंस को स्ट्रिक्टली हैंडल किया और जैसे आया था वैसे ही चला गया। जैसे ही संजय के कानों में शाश्वत की गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज आई, वैसे ही वो पेड़ के नीचे से बाहर आया तो वो संजय नहीं अशोक था। शाश्वत पूरे गुस्से में गाड़ी चला रहा था। सुनसान सी सड़क पर शाश्वत की गाड़ी हवा से भी तेज दौड़ रही थी। उसकी आंखें लाल हो गई थी। उसके पापा का कहा हुआ एक एक शब्द उसके कानों में गूंज रहा था। कुछ ही देर में शाश्वत ने गाड़ी अपने घर के गार्डन में रोकी और बहुत गुस्से में गाड़ी का दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। अंदर जाते ही वो स्टडी रूम में गया और उसने वहाँ तोड़ फोड़ मचानी शुरू कर दी। उसने वहाँ का सामान तब तक तोड़ा जब तक वो संतुष्ट नहीं हो गया, और जब उसे संतुष्टि मिली तब उसने एक गहरी सांस ली, आंखें बंद की। उसे अपने और विनायक के साथ बिताए हुए पल याद आने लगे। ऐसा कई बार हुआ था कि शाश्वत ने घर जाने का फैसला लिया, लेकिन हर बार निराश ही लौटा था। शाश्वत ने फोन निकाला और पैंथर को कॉल किया। पहले तो पैंथर ने फोन रिसीव नहीं किया, लेकिन दूसरी बार उसने कॉल रिसीव करके कहा, भाई तुझे नींद नहीं आती? मुझे तो आती है। शाश्वत बोला, कल काव्या किडनैप हो जानी चाहिए। मेरे भाई की शादी किसी ऐसी लड़की से नहीं होगी। पैंथर बोला, ठीक है। इतना कहकर पैंथर ने फोन कट कर दिया और कंबल में मुंह छुपाकर सो गया और खुद में बड़बड़ाने लगा, ये किसी दिन मुझे भी पागल कर देगा, क्रेजी बॉय। वहीं दूसरी तरफ सूर्यवंशी हाउस पूरी तरह सजा हुआ था। आज विनायक और काव्या की शादी होनी थी। काव्या एक कमरे में तैयार हुए बैठी थी। उसने लाल रंग का बहुत सुंदर लहंगा पहना हुआ था। इसमें दो राय नहीं थी कि काव्या बहुत खूबसूरत थी, लेकिन शक्ल से जितनी खूबसूरत थी, मन से उतनी ही काली। उसे बिल्कुल भी विनायक पर तरस नहीं आ रहा था, बल्कि उसे तो विनायक की प्रॉपर्टी दिखाई दे रही थी, जिसकी मालकिन वो आज रात के बाद बन जाती। काव्या खुद को मिरर में देखकर बोली, परफेक्ट काव्या, बस अब कुछ भी करके मेरी और विनायक की शादी हो जाए। उसके बाद इस प्रॉपर्टी का 30% शेयर अपने आप मेरे नाम ट्रांसफर हो जाएगा और फिर मैं गौरव को अपने इशारों पर नचाऊंगी। गौरव को लगता है कि मैं 2 करोड़ रुपए लेकर यहाँ से चली जाऊंगी? बिल्कुल भी नहीं। अब तक मैं गौरव की बात मानती आई हूँ। शादी के बाद गौरव मेरी बात मानेगा। काव्या खुद में ही खुश हो रही थी। अपने आने वाली जिंदगी के सपने देख रही थी, जिसमें बस वो और उसका पैसा था। तभी उस कमरे में 2 वेटर आए। काव्या ने उन वेटर को देखकर कहा, कौन हो तुम लोग? बाहर निकलो। दुल्हन के कमरे में बिना परमिशन अंदर कैसे आ गए? इतने में एक वेटर ने रुमाल में छोटी सी बोतल से कुछ डाला। काव्या की आंखें हैरानी से फैल गई। वो कुछ रिएक्ट करती उससे पहले ही उनमें से एक वेटर ने उसके मुंह पर वो रुमाल रख दिया और अगले ही पल काव्या बेहोश हो गई। थोड़ी देर में वो वेटर ने काव्या को वहीं बाथरूम के अंदर ले जाकर बंद कर दिया और चुपचाप उस कमरे से बाहर आ गए। फिर उन्होंने उस कमरे को भी लॉक कर दिया ताकि किसी को कुछ पता ना चले। बाहर आकर उन्होंने किसी को कॉल करके कहा, सर इतनी भीड़ में उस लड़की को बाहर लाना तो मुश्किल है, लेकिन हमने उसे उसी के कमरे में बंद कर दिया। दूसरी तरफ से पैंथर की आवाज आई, तुम बेवकूफ हो, किडनैपिंग इसे कहते हैं? क्या तुम्हारे सिलेबस में इसे किडनैपिंग करना कहते हैं? नए हो क्या इस प्रोफेशन में? तुम्हें नहीं पता किडनैपिंग का मतलब क्या होता है? दूसरी ओर उस वेटर ने कहा, सर इतने लोगों में उस लड़की को किडनैप कैसे करेंगे? आपने भी तो हमें आज सुबह ही बताया है। अगर कल बताते तो हम आराम से किडनैप कर लेते। देखिए सर, किडनैपिंग सिचुएशन के अकॉर्डिंग होती है, ऐसे नहीं होती। पैंथर दांत पीसते हुए बोला, बेवकूफ इंसान, क्या करूं मैं तुम्हारा? खैर छोड़ो, कोशिश करना कि उस गेट के पास कोई ना आए।
कुछ भी करके वो लड़की मंडप तक नहीं पहुंचनी चाहिए। उन दोनों वेटर ने एक दूसरे को देखा और फिर पैंथर से कहा, ठीक है सर, हम यही दरवाजे के पास खड़े रहते हैं, किसी को अंदर नहीं जाने देंगे। पैंथर बोला, ठीक है। इतना कहकर उसने फोन कट किया। सामने शाश्वत खड़ा था। शाश्वत ने गुस्से में कहा, एक काम दिया था तुझे, वो भी ढंग से नहीं हुआ। पैंथर ने भी कंधे उचकाकर कहा, तो मैं क्या करूं यार, इतने सारे लोगों में काव्या को किडनैप करके बाहर लाना क्या इतना आसान है? अब जो होगा देखा जाएगा। कुछ सोचकर शाश्वत बोला, ये शादी तो नहीं होनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे बेशक मुझे विनायक को ही किडनैप क्यों न करना पड़े, लेकिन ये शादी तो नहीं होगी। वहीं दूसरी तरफ पंडित जी मंडप में बैठे हुए थे और विनायक और काव्या की शादी की तैयारी चल रही थी। वहीं काव्या को आधे घंटे बाद होश आया तो उसने खुद को बाथरूम में देखा और हैरान हो गई। उसकी आंखों में अगले ही पल वो पल दौड़ गया जब 2 वेटर्स उसके कमरे में आए थे। काव्या जल्दी से उठी और उसने बाथरूम का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन बाथरूम का दरवाजा तो बाहर से बंद था। काव्या ने आसपास नजर घुमाई तो उसे एक स्टील का डंडा मिल गया। काव्या ने उस डंडे को हैंडल पर मारना शुरू किया और वो उसे तब तक मारती रही जब तक वो हैंडल नहीं टूट गया। काव्या ने दरवाजा हल्का सा खोलकर देखा तो अब भी वो कहीं अटका हुआ था। काव्या ने अब जोर लगाकर उस दरवाजे को खोला तो दरवाजा खुल गया। काव्या की जान में जान आई। उसने जैसे ही पहला कदम बाथरूम से कमरे में रखा, वैसे ही किसी ने उसके सर पर डंडा दे मारा और काव्या एक बार फिर बेहोश हो गई। और वह डंडा किसी और ने नहीं मारा था, लेकिन काव्या पलटकर माई को देख पाती उससे पहले ही वो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी और अगले ही पल बेहोश हो गई। वहीं माई ने हैरानी से एक बार डंडे को देखा और एक बार काव्या को और फिर धीरे से बोली, बेटा मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती थी, लेकिन नहीं मारती तो तू मेरे विनायक से शादी कर लेती। आगे क्या होता है ये जानने के लिए देखिए इश्क है मलंग मेरा का अगला एपिसोड। स्टे ट्यून्ड।